हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, लेकिन क्या हम उस सिंदूर की रक्षा कर पाए? आपने कहा हमने ढांचे उड़ा दिए। अरे ढांचे तो उड़ा दिए, मगर जिन ढांचों में जो मानसिकता पल रही थी, जो आतंकवादी थे, उनको तो पाकिस्तान ने पहले ही कहीं छिपा दिया था। क्या आप मसूद अजहर को मार पाए? क्या आप हाफिज सईद को मार पाए? जश्न पाकिस्तान में हुए हैं, पटाखे आतिशबाजी पाकिस्तान में हुई है, नारे जुलूस पाकिस्तान में हुए हैं, आसिम मुनीर की जय जय पाकिस्तान में हुई है, शहबाज शरीफ की जय जय पाकिस्तान में हुई है। हमारे यहाँ खामोशी जैसे शमशान के मरघट का सन्नाटा हो, इस युद्ध विराम से वो स्थिति हो गई है, और वो स्थिति अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे संजीव। इसमें अगर कोई जीता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं, और अगर कोई हारा है तो भारत हारा है, और अगर दूसरे नंबर पर कोई इसका कोई विजेता है तो पाकिस्तान है। कि जैसे बहुत सारे इतने हमले, 32 हमलों की आपने जिक्र किया बीते 11 सालों में, नहीं मिले जवाब, तो ऐसे इसको भी भुला दिया जाए। पुलवामा भूल जाएं, पहलगाम भूल जाएं, उड़ी भूल जाएं, हम पठानकोट भूल जाएं, हम लाहौर संसद भूल जाएं, लाल किला भूल जाएं, अक्षरधाम भूल जाएं, सारे भूल जाएं, ये नहीं भूलेगा ये देश। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, पहलगाम हमले के बाद भारत को मिले एक बेहद बेहद सुनहरे अवसर, और ऑपरेशन सिंदूर के बीच अनायास सीज फायर की खबर बीती शाम आई। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह रही कि यूएस ने, अमेरिका ने ये स्पष्ट किया कि सीज फायर के लिए उसने जो प्रयास किए थे वो पूर्ण हो गए हैं, और दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, राजी हो गए। और इसके बाद भारत ने देश को सूचना दी कि सीज फायर हम कर रहे हैं, सीज फायर हो गया है। फिर हमने ये भी देखा कि रात में कुछ पाकिस्तान जिस तरीके से एक फितरत उसकी है, जो हरकतें वो करता है, उसने फिर वो की। कई जगह जो ड्रोन हमले या जो फायरिंग की सूचना आई अलग अलग, जो हमारी सीमावर्ती इलाके हैं, अलग अलग जगहों से, फिर भारत ने रिएक्ट किया। और आखिर में आधी रात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहां एक वक्तव्य दिया, और फिर उसके बाद से अब तक शांति की स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो सीज फायर की सूचना है, इसने सबसे ज्यादा किसी को हैरान किया है तो वो सेना के जो पूर्व प्रमुख हैं, कई पूर्व प्रमुख, उन्होंने विस्मय जताया है। और कहीं ना कहीं उसमें ध्वनि ये है कि एक बहुत अच्छा अवसर था हमारे पास, और आखिर ये सब क्यों हुआ, और बहुत सारे सवाल इसे लेकर हो रहे हैं। अभी तो बहुत सारी समीक्षा होगी, बहुत सारी बातें होंगी, पूरी की पूरी जो 5 दिन का दौर रहा उससे जुड़ी भी बहुत सारी सूचना आनी है। इसके अलावा पहलगाम का जो आतंकवादी हमला था, जिसे लेकर विदेश सचिव मिस्टर मिस्री हैं, उन्होंने बताया था कि पहचान कर ली गई है उन आतंकवादियों के, उनके बारे में पुख्ता और प्रमाण मिल गए हैं, सूचनाएं मिल गई, तो वो अभी खुलासा होगा। इन सब के बीच अब देश में कहीं मांग यही है कि तत्काल एक तो सर्वदलीय बैठक हो और साथ में संसद का सत्र बुलाया जाए। तो जो तमाम स्थिति है, तमाम हालात हैं, इन सब पर चर्चा के लिए चलेंगे एक बहुत खास मेहमान के पास। सबसे पहले जोड़ता हूं उन्हें। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश बादल साहब। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश बादल साहब के बारे में हमारे दर्शक विज्ञ हैं, 4.5 दशक से ज्यादा के अनुभव वाले और एक दीर्घ अनुभव रखने वाले बादल साहब। मैं राजेश जी शुरुआत यहीं से करूंगा, ज्यादा भूमिका ना मानते हुए, कि सीज फायर का जो ये फैसला हुआ, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी, कैसे देखें, कैसे लें राजेश जी? देखिए, एक भारतीय होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि युद्ध विराम का जो ये फैसला हुआ है, वो किसी भी जागरूक और देशभक्त भारतीय के को पोसाया नहीं है। हर देशभक्त इससे चिंतित है, परेशान है। जब हमारे जबड़े के भीतर जीत थी और हम मतलब उस स्थिति में पहुंच गए थे, जबकि हम आतंक के संरक्षण देने वालों को हम घुटने टेका सकते थे, तब हमने उनको बराबरी के लेवल पे लाए। और पाकिस्तान में जितना जश्न हुआ है, इसका प्रमाण यही है कि आप देख लीजिए, भारत में उस तरह से जश्न नहीं हुआ है। मैं आपको कहता हूं और बार बार कहता हूं कि हालांकि जंग किसी मसले का समाधान नहीं है, जंग अपने आप में एक समस्या है, तो कोई जो समस्या हो
वो समस्या हल नहीं हो सकती। लेकिन इस बार चूंकि पहलगाम में पहली बार पर्यटकों के साथ इतना हिंसा हुई थी, क्रूरता हुई थी, और जिस आधार पर, एक मजहबी आधार पर पाकिस्तान ने आतंक को जोड़ते हुए अपनी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए, अपनी कमजोरी की स्थिति में इस्लामी मुल्कों को साथ लाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, वो हम नाकाम कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा हो नहीं पाया। हम दबाव में आ गए, जैसा कि हर बार होता है। हम करगिल में दबाव में आए थे, जबकि हम जीतने की स्थिति में थे, जीतने की हमारी लगभग स्थितियां थीं, तो हमने घुसपैठियों को रास्ता वापस दे दिया। हालांकि करगिल में तो मामला जंग का नहीं था। करगिल में तो ये था कि कुछ चोर हमारे घर में घुस आए थे द्रास में, कारगिल में, और हमने उनको भगा दिया, और उसके बाद उनको रास्ता भी दे दिया कि जाइए प्रभु जी, जाइए, अमेरिका के दबाव में। ऑपरेशन इससे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में, आपको याद होगा, अगर मुझे ठीक याद है तो, एक ब्रॉस्टेक्स अभ्यास हुआ था, ब्रॉस्टेक्स, और उसमें दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी और लगता था कि अब युद्ध होने वाला है। अमेरिका ने दखल दिया, तब भी आतंक और उसके खिलाफ ये मामला हुआ था। हम उस कारगिल के बाद कुछ ऐसे अमेरिकी दबाव में आए, या क्या हुआ कि हमारी संसद, जो जो हमारे लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रतीक है, उस पर हमला हुआ, हम कुछ न कर पाए। हम लाल किले पर हमला हुआ, हम कुछ न कर पाए। रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, हम कुछ न कर पाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा पे हमला हुआ, हम कुछ न कर पाए। अक्षरधाम पे हमला हुआ, हम कुछ न कर पाए। बंबई में सीरीज से ब्लास्ट हुए, हम कुछ न कर पाए। और लाहौर अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके गए थे, हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये हमारे चरित्र की एक स्थायी कमजोरी सी बनती जा रही थी कि हम कुछ नहीं करते। हमने एक पुलवामा में, या उसके पहले एक बार उड़ी में, तो जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई से किसी भी भारतीय को संतोष नहीं हुआ था। पहलगाम ने इस पूरे देश को हिला दिया था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक कर दिया था। और जब हमें लग रहा था कि हमारी बहादुर सेनाएं जब आगे बढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं, और हम इस बार पाकिस्तान को करारा सबक सिखाएंगे, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यही ख्याल के हैं, इसी विचारधारा को उन्होंने देश भर के 140 करोड़ देशवासियों की रगों में इस विचार को दौड़ा दिया था कि इस बार आर या पार। तो ऐसी स्थिति में जब सेनाओं का मनोबल ऊंचा था, हर देशवासी का हौसला ऊंचा था, जिन पहलगाम में जो मारे गए उनकी विधवाओं का हौसला ऊंचा था, उन्होंने अपने सुहाग को एक बार के का गम भुला करके और उन्होंने अर्घ रख दिया था। सवाल ये है संजीव कि अमेरिका के दबाव में हम क्यों आए, और क्या हमको वाकई मिला? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने फायदा उठाया है। अगर न भारत को मिला कुछ, पाकिस्तान को तो थोड़ा बहुत फिर भी मिला है, तो जो मिला है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। बिल्कुल डोनाल्ड बिल्कुल। ट्रंप को क्यों मिला है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अपनी गद्दी पर आने के बाद अपने सर्वाधिक लोकप्रियता के निम्नतम शिखर पर, निम्नतम बिंदु पर आ गए थे, और अमेरिका में ही उनके खिलाफ कई प्रदेशों में प्रदर्शन हुए थे। उनकी थू-थू होने लगी थी। उनके लिए अपना एक बार से एक छवि गढ़ना जरूरी हो गया था। क्यों जरूरी हो गया था? उन्होंने कहा था चुनाव प्रचार में कि 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध विराम करा दूंगा। उन्होंने एक ऊटपटांग बयान दिया कि कनाडा को हम 51वां राज्य बनाएंगे और वहां के प्रधानमंत्री को अपना गवर्नर बनाएंगे। इसका विरोध करते हुए मार्क कार्नी जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन गए। किरकिरी किसकी हुई? डोनाल्ड ट्रंप की। रूस यूक्रेन युद्ध में संधि नहीं करा पाने, युद्ध नहीं रोक पाने में किरकिरी किसकी हुई? डोनाल्ड ट्रंप की। फिर उन्होंने कहा कि हम, अमेरिका की बेवकूफी थी जो 25 बरस पहले हमने जो है पनामा को दे दिया और अब चीन का उस पर कब्जा हो गया। तो किरकिरी किसकी हुई? डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि पनामा के राष्ट्रपति ने कह दिया कि श्रीमान, पनामा आपको वापस नहीं मिलने वाला है।
तो लगातार किरकिरी हो रही थी। अमेरिका में उनके अपने घर में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, नस्ली आंदोलन हो रहे थे, तमाम ये चीजें थी। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते थे? डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि चीन पर उनका बस नहीं, वेस्ट को उन्होंने नाराज कर लिया। यूरोपीय यूनियन में जितने उनके देश थे, उनमें से कई देश उनके साथ से छिटक गए, जो पिछलग्गू हुआ करते थे उनके पिछले कार्यकाल तक। अब वो चाहते थे कि दक्षिण एशिया में उनका रौब या प्रभुत्व बढ़े। तो इस युद्ध विराम से आप देखिए कि अमेरिका की अगर टाइमलाइन आप देखें, अब डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में फिर अमेरिका की उपस्थिति चाहते हैं और ऐसा वो व्यक्त कर चुके हैं, और तालिबान को सबक सिखाकर वो फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में चाहते हैं, ताकि दक्षिण एशिया में चीन और रूस को संतुलित करने के लिए अफगानिस्तान में अपने अड्डे बना सकें। एक कारण था। दूसरा कारण यह था कि अफगानिस्तान में अड्डा बनाना है तो उनको भारत का पक्ष नहीं लेना था, उनको पाकिस्तान का पक्ष लेना था। उन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया। ठीक समझ में आए ना आप? फिर बिल्कुल। पाकिस्तान तो बैठा ही है उधार, आओ जी हमको मारो भी, हमको मदद भी करो और हमारे ऊपर राज भी करो। तो अफगानिस्तान हो गया। भारत उनके लिए एक उन्मुक्त बाजार चाहिए जो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करता रहे, तो हम उसमें झुक गए। हमने टैरिफ में उनकी शर्तें मान ली। हमने बांग्लादेश ने, आपको देखिए कि बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप जब चाहता है अमेरिका, और शेख हसीना की सरकार इसलिए गिरी थी कि शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका जो है हमारी सरकार गिराई है अमेरिका ने, क्योंकि मैंने वो द्वीप नहीं दिया। आपको याद होगा इमरान खान जो जेल में है, इमरान खान ने भी कहा था कि मेरी सरकार अमेरिका ने गिराई है। क्यों? क्योंकि दक्षिण एशिया में अमेरिका का प्रभुत्व उस तरह से, रौब उस तरह से गालिब नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। अपने घर में अपनी किरकिरी जो हो रही थी उसकी छवि को दूर करने का प्रयास किया है। रूस यूक्रेन के मोर्चे पर जो बड़बोलापन कराया था, ये संधि करा करके प्रयास किया है। अब आप आइए कि अंदर की कहानी क्या है, जो भारत का मीडिया नहीं समझ रहा है। अंदर की कहानी क्या है? आप देख रहे थे कि 48 घंटों युद्ध विराम के 48 घंटे पहले से जो बात चल रही थी, सऊदी अरब के विदेश मंत्री यहां जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति बार बार बयान दे रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम सब जान रहे थे कि कुछ ना कुछ चल रहा है। बिना लिए दिए कोई चीजें आजकल होती नहीं है संजीव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक किताब है आर्ट ऑफ द डील। इसमें उन्होंने अपनी इस डील करने की कला को लिखा है कि मैं कैसे डील करता हूं, दोनों पक्षों को कुछ बांट देता हूं, कुछ करता हूं, बड़ा टारगेट रखता हूं और दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर ले आता हूं। अब क्या बांटा उन्होंने? उन्होंने ठीक युद्ध विराम से 24 घंटे पहले आईएमएफ, जिस पर अमेरिका का कब्जा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जरिए करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया। अरे जो देश 35 साल में 28 साल तक आईएमएफ से कर्ज ले चुका हो और 100 साल तक कर्ज चुकाने की स्थिति में ना हो, उसको युद्ध के मोर्चे पर इस कर्ज को देने का फायदा क्या था? क्या गारंटी थी? जैसा कि जो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस पैसे से पाकिस्तान हथियार नहीं खरीदेगा। तो अमेरिका ने दो गोला गेम खेलते हुए और उसने ये पैसा उसको दिलाया। अब आप कह सकते हैं कि अमेरिका आईएमएफ पर इतना हावी क्यों है? दरअसल अमेरिका आईएमएफ में 191 देश सदस्य हैं उसके। 191 देशों में सबके पास अपना अपना एक एक वोट है। इसके बाद जो है एक कोटा भी होता है हर देश का, और कुछ जो कहता हूं मैं कि जो आईएमएफ का जो अपना एक है वोटिंग पावर, वो वोटिंग पावर खरीदना पड़ता है, और वो खरीदना पड़ता है तो उस आधार पर वो हर देश की अपनी प्रतिशत तय है। नियम ये है कि 85% वोटिंग पावर जिसके पास होगी या 85% पर जब जो पहुंच जाएंगे तो फिर उनकी सुनी जाएगी। अब 85% के लिए मतलब रेस्ट 15%। अमेरिका के पास उसने वोटिंग पावर
16.5 लेके रखी है, यानी 85% कभी हो ही नहीं पाएगा। 85% जब कभी नहीं हो पाएगा तो अमेरिका की चलेगी। ये धौंस, भारत का वोटिंग पावर सिर्फ 2.75% है और पाकिस्तान का जो वोटिंग पावर है 0.43 है। तो इस तरह से जिस संस्था पर उसका कब्जा था, आईएमएफ के जरिए पाकिस्तान से कहा कि तुमको पैसा चाहिए, तुम भिखारी हो, तुम भूखों मर रहे हो, लो पैसा लो। 8,500 करोड़ का तो तत्काल जारी भी कर दिया। और भारत से क्या कहा, आप तो सम्मान के पीछे मरते हो, तो आपने जो है जब युद्धों में संधि सस्पेंड नहीं की तो विश्व बैंक में भी अमेरिका का दखल है। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि भैया हम भारत की जो जो जो, जो सिंधु जल संधि है वो जो रोकी है वो हम उसमें दखल नहीं देंगे। यानी तुमको भी कुछ दे दिया टुकड़ा, तुमको भी कुछ टुकड़ा दे दिया, तो ये टुकड़ा जो है, जो दो बिल्लियों की कहानी में हम सुनते थे कि टुकड़े बांटते लेते लेते बंदर खुद खा गया, यहाँ बंदर ने टुकड़े बांट दिए। 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली का फायदा, बिल्ली का फायदा हुआ। इसमें अगर कोई जीता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं, और अगर कोई हारा है तो भारत हारा है, और अगर दूसरे नंबर पर कोई इसका कोई विजेता है तो पाकिस्तान है। जश्न पाकिस्तान में हुए हैं, पटाखे आतिशबाजी पाकिस्तान में हुई है, नारे जुलूस पाकिस्तान में हुए हैं, आसिम मुनीर की जय जय पाकिस्तान में हुई है, शहबाज शरीफ की जय जय पाकिस्तान में हुई है। हमारे यहाँ खामोशी जैसे शमशान के मरघट का सन्नाटा हो, इस युद्ध विराम से वो स्थिति हो गई है, और वो स्थिति अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे संजीव, क्योंकि आपने इस हद तक उन्माद की स्थिति बना दी थी। मैं बार बार कहता हूं कि जंग किसी मसले का समाधान नहीं है, जंग अपने आप में समस्या है, जंग से समस्या हल नहीं होती है। लेकिन हमने भी इस देश के 140 करोड़ एक एक आदमी ने यह स्वीकार कर लिया था कि पहलगाम में इस बार जो हुआ है अब हम इसका बदला लेके रहेंगे, और इस बार निर्णायक स्थिति होगी, और इसके लिए हमारी केंद्र सरकार और उन्हें, मैं आप देख लीजिए फुटेज उठा के कि जो बैठक हो रही है उसमें हमारे सेना अध्यक्षों के चेहरे कैसे हैं। मजबूरी में स्वीकार किया गया है संधि विराम, युद्ध विराम, और इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा हमें आगे। क्योंकि देखिएगा, करगिल के बाद युद्ध विराम टूटा, उससे पहले 71 के बाद युद्ध विराम टूटा, उससे पहले जितने बार भी युद्ध विराम हुआ टूटा, और हर बार पाकिस्तान ने तोड़ा। इसके बाद जितने भी पुलवामा के बाद युद्ध विराम टूटा, इसके बाद युद्ध विराम टूटा, पहलगाम के बाद अभी जो टूटा है वो भी पाकिस्तान ने किया है, हमने तो नहीं तोड़ा। तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें एक बार राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सोचना पड़ेगा कि वास्तव में हमने पाया क्या। हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, लेकिन क्या हम उस सिंदूर की रक्षा कर पाए? आपने कहा हमने ढांचे उड़ा दिए, अरे ढांचे तो उड़ा दिए, मगर जिन ढांचों में जो मानसिकता पल रही थी, जो आतंकवादी थे, उनको तो पाकिस्तान ने पहले ही कहीं छिपा दिया था। क्या आप मसूद अजहर को मार पाए? क्या आप हाफिज सईद को मार पाए? अमेरिका में बैठे इतने हजारों किलोमीटर दूर उनकी फौज ने ओसामा बिन लादेन को मारा था कि नहीं मारा था? आप तो बगल में रहते हुए 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर जो जहां उनके वो लोग थे 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पे थे, वो नहीं मार पाए। ये एक गुस्सा इस देश में है, और इसका हमें बड़ी जल्दी भरपाई करनी पड़ेगी, अन्यथा इस युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं है संजीव। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन वही सवाल है जैसे हम पढ़ रहे थे, जनरल वीपी मलिक का एक एक्स हमने देखा, उन्होंने लिखा है और वही सवाल उठाया है कि मतलब सबसे बड़ा सवाल ये कि मिला क्या हमें, क्या भारत लाभ हासिल कर सका। ऐसे ही हमने जनरल मनोज नरवणे जी को सुना, उन्होंने कहा तीसरी बार ऐसा होगा जो आप चीजें करें। तो क्या आप एक चीज तो कह रहे हैं कि ठीक है कि आपको वो टुकड़ा डाल दिया गया, वो संधि को कंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन और जब हमने देखा था कि यूक्रेन के जो चीफ थे, प्रमुख थे, कैसे उन्होंने दो दो हाथ कर लिए थे, बिना खाना खाए वो निकल आए थे, उन्होंने कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप से, भिड़ गए थे सीधे सीधे। तो यहां जो है जब हम विश्व गुरु और तमाम बातें करते हैं तो मजबूरी क्या नजर आई, क्या दिखा आपको? देखिए, आपने वीपी मलिक का जिक्र किया है। वीपी मलिक ने करगिल के बाद अपनी एक कहानी लिखी है सारी, एक बड़ी शानदार किताब है, बड़ी चर्चित किताब है, और पूरी प्रामाणिक और तथ्यात्मक किताब है। वीपी मलिक उसमें लिखते हैं कि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, और जब करगिल समाप्त हो गया
तो अटल बिहारी वाजपेयी ने तीनों सेनाध्यक्षों से निवेदन किया कि आप आइए संसद के सेंट्रल हॉल में, हम जो है हमारे सांसदों को आप बताइए कि करगिल आपने कैसे जीता। तीनों सेनाध्यक्षों ने कहा कि हमारे देश के सांसद हैं, सेना पूरे देश की है, सारे देश के सांसदों की है, सारे देश की संसद की है और सारे नागरिकों की है। तीनों सेनाध्यक्ष तैयार हो गए, लेकिन सेना के अपने इंटेलिजेंस ने कहा, बताया, उनको खबर मिली कि भाई सेंट्रल हॉल में तो सिर्फ बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के सांसदों को बुलाया गया है। वो सेंट्रल हॉल में जाएंगे, झंडे लेकर जाएंगे और अपने मतलब सरकार की वाहवाही करेंगे। देखिए किस तरह से सियासत हुई। और वीपी मलिक ने फिर उसको मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। तो तीनों सेनाध्यक्ष नहीं गए और अपने अपने सेकंड लाइन के या थर्ड लाइन के या फोर्थ लाइन के जो लोग थे उनको वहां भेज दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या जनरल साहब इतनी नाराजगी आपको क्यों? तो जनरल मलिक ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि श्रीमान, ये पूरे सांसदों को बुलाया जाना चाहिए था, ये केवल बीजेपी के सांसदों के लिए सेना नहीं है। फिर दोबारा जनरल मलिक उसी किताब में लिखते हैं कि उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चुनाव के मैदान में उतरी तो हरियाणा में करगिल के शहीदों के पोस्टर लगा करके बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही थी। और जब चुनाव प्रचार कर रही थी तो जनरल वीपी मलिक ने फिर एक औपचारिक विरोध किया अटल बिहारी वाजपेयी से। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर कहा, क्या जनरल साहब आप भी जो है क्या बात करते हो, इतना मत करो, थोड़ा हमें राजनीति करनी है, कुछ कर, इस तरह का कुछ टालम टोल वाला उत्तर दे दिया। वीपी मलिक अब इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते थे, बगावत तो कर नहीं सकते थे, ये हमारी भारतीय सेना का चरित्र नहीं है। लेकिन उसका खामियाजा अटल बिहारी वाजपेयी को उठाना पड़ा था। जो फील गुड का माहौल था, फील गुड उनकी पराजय में बदल गया था। तो ये मैं कह रहा हूं कि जनरल वीपी मलिक जैसे शानदार जांबाज थल सेनाध्यक्ष, इससे पहले हमारे और भी अपने जो अरुणाचल के राज्यपाल जनरल जे सिंह, मनोज नरवणे, ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, उनकी बातों में दम है। हमारे जबड़े में जीत थी और हमने निकाल करके सामने वाले के हाथ में रख दी। इसको कौन स्वीकार करेगा? पहली बार पाकिस्तान घुटने पे आया था कि जब उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, उसके देश में विरोध था, लोकतांत्रिक तौर पर इमरान खान उभर रहे थे और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच में डिफरेंसेस थे। आसिम मुनीर ने धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर जिस तरह से बांटने की कोशिश की, वो नाकाम हो रही थी। बलूचिस्तान उधर संघर्ष कर रहा है, पीछे से तालिबान आपसे संघर्ष कर रहा है। इससे आदर्श और इससे अनुकूल अवसर भारत को कभी मिलने वाला नहीं था, ना मिलेगा। इसलिए ये संधि विराम एक धोखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत सही आप कहीं जो चीजें निकल रही हैं, दिख रही हैं, उस पे आप कर रहे हैं। आने वाला वक्त चीजों को बहुत और क्लियर करेगा। वही कहा, इतिहास बताएगा। ऐसा वीपी मलिक जी ने लिखा है अपने एक्स में, इतिहास इसे तय करेगा। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जो आप कह रहे हैं वो होगा। हम ये देख रहे हैं ट्रंप के जो एक्स हैं, पहले तो 2 दिन पहले तक वो लोग बिल्कुल दूर बने हुए थे कि हमें क्या लेने देना, हम नहीं, लेकिन अनायास आते हैं और पूरी चौधराहट। आज भी उनका एक एक्स आया, उस एक्स में वो कह रहे हैं कि सीज फायर एक बार फिर जो है वो उसको लेकर उन्होंने जो कहा है कि ये दोनों नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, वो दोनों को समकक्ष खड़ा कर रहे हैं। तो मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बराबर हैं, वहां की सेना को भी वो कहीं महिमा मंडित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नहीं तो लाखों लोग मारे जाते। इस तरीके के जो एक्ट है, एटीट्यूड है ट्रंप का, इस पर एक प्रतिक्रिया। ये देखिए, हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि भारत और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को या भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो है एक मंच पर खड़ा किया जाए। पाकिस्तान में लोकतंत्र है कहां? वहां पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सेना अपने लिए एक देश की, एक नकली देश को बना के रखी हुई है। शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, बेनजीर भुट्टो हो, जुल्फिकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सब देखिए आर्मी के पैदा किए हुए हैं। जिस देश में सेना की फसल से, सेना की कोख से प्रधानमंत्री पैदा होते हो, वहां हमारे यहाँ लोकतंत्र चुनाव के जरिए प्रधानमंत्री पैदा होते हैं। कैसे एक मंच पर हो सकते हैं? और दूसरी बात मैं बताऊं, भारत ने कभी नहीं कहा कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे।
1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले के बाद सारी दुनिया ने परमाणु के विनाशकारी स्वरूप को देख लिया है, और आज जो देश परमाणु बम की बात करेगा वो इस दुनिया के से अलग कहीं दूर एक निर्जन बियाबान में चला जाएगा, जहां कोई उसको पानी के लिए नहीं पूछेगा। और ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बार बार परमाणु बम की धमकी देता है। हमारे पास 130 परमाणु बम है। अरे भाई, तभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 100 हमने कोई परमाणु बम दिवाली की आतिशबाजी के लिए नहीं रखे हुए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं हो सकते। एक देश वो है, नकली देश है, जो सेना के द्वारा संचालित है, वो कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, परमाणु बम के होने का भय वो अपने देश पर दिखाए। हम क्यों भय में आए? हम भय में आ गए लगता है, या ट्रंप को उसने दिखाया। तो ट्रंप को तो सोचने की बात है कि जो एक ऐसा शरारती देश है, बदमाश देश है, जो उन्माद पैदा करता है परमाणु बम का और युद्ध का, उसके बराबर भारत को रख रहे हैं। कैसे रख सकते हैं? और सुनिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पिछले 25 वर्षों में पाकिस्तान ने छाती ठोक के कहा है कि हां, हम आतंकवादी बनाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने अभी बरतानवी अखबार के साथ, इसका स्काई न्यूज था शायद, अगर मुझे ठीक याद है तो, स्काई न्यूज में कहा कि हम आतंकवादी, हमसे गलत, हम 30 साल से डर्टी गेम खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहा। डर्टी शब्द का इस्तेमाल किया था, और कि हम आतंकवादियों की फसल पाल पोस रहे हैं। शहबाज शरीफ कह चुके हैं, उनके भाई नवाज शरीफ कह चुके हैं, उनके उससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ कह चुके हैं, दो तीन तीन बार टेलीविजन इंटरव्यू में, कि हाँ, हमने आतंकवादियों को ट्रेनिंग कैंप दिया, हमने उनके संरक्षण दिया, हमने उनके हथियार दिए, हमने उनको हथियार चलाना सिखाया। ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है। इमरान खान ने कहा है। जुलाई 2019 में वॉशिंगटन में अमेरिका के रक्षा शांति प्रतिष्ठान में इमरान खान ने इस बात को मंजूर किया और अफसोस किया था कि हाँ, हमारे देश ने आतंकवादियों को पाला पोसा है, हम इसका खामियाजा उठा रहे हैं। अब ये देश इस स्थिति में नहीं है कि और आतंकवादियों को पाल पोस सके। चूंकि इमरान ने एक सच्चाई भांप ली थी, इसलिए उसकी सरकार गिरा दी गई। आसिम मुनीर उस वक्त आईएसआई के चीफ थे, और उनको आईएसआई के चीफ से हटा करके, और इमरान खान उसके विरोध में थे। तो पाकिस्तान के अंदर ही आंतरिक राजनीति आपको समझना पड़ेगी। अमेरिका आपको जिस तरह से यूज कर रहा है, ये ठीक नहीं है, और जो नहीं समझ रहे हैं वो पछताएंगे, रिग्रेट करेंगे, और क्या हमारे, सबसे बड़ी बात, हमारे सेना का मनोबल गिरेगा। पाकिस्तान और भारत को एक प्लेटफॉर्म पे आप नहीं रख सकते। सबसे बड़ी बात, बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन को धक्का लगेगा। सबसे बड़ी बात, तालिबान के उस व्यवहार को धक्का लगेगा। हालांकि हम तालिबान से संबंध नहीं है, हमने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, हमने बलूचिस्तान के युद्ध में खुला समर्थन नहीं दिया है, लेकिन ये एक आदर्श अवसर था संजीव, जब हम चारों सीमाओं पर पाकिस्तान को घेर सकते थे। हमने ऐसा नहीं किया, अफसोस की बात। बिल्कुल राय सर, एक चीज और भी है। देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ। 22 अप्रैल से आज हम खड़े हैं, 11 मई हो चुकी है। बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं, हमने ये पाया है, मतलब आप 11 दिन ये हो गए और 9 दिन वो, तो 20 दिन के लगभग हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के सामने नहीं आए, जो बहुत आते थे, बार बार आते थे। हमारे रक्षा मंत्री ने बात करना मुनासिब नहीं समझा, हमारे जो गृह मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। बहुत सारे सवाल है। अब इस समय जब ये आप युद्ध विराम जैसी स्थिति आपने कह दी है, तो अब क्या बातें देश के सामने स्पष्ट होना चाहिए? एक प्रतिक्रिया इस पर। किस मुंह से आएंगे? किस मुंह से आएंगे? जो कहते थे कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। हमारी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। जो कहते थे कि हम पहलगाम में हमला करने वालों को उनके कल्पना से भी ऊपर जाकर के बदला लेंगे। ये कल्पना से ऊपर जाकर हमला है? ये कौन सा हमला है? ये रवैया है? अरे, हमारी सेना को तैयार होने में 10 दिन लगा। 10 दिन उनको शायद खुद हमारे पॉलिटिकल आकाओं को लगा होगा
हमारी सेना को तो लगने करने की जरूरत नहीं है कि अब जब शादी तय हो जाएगी तब पंडाल बुक करेंगे, तब शामियाना बुक करेंगे और तब हलवाई बुक करेंगे। तब ये जो है हमारी सेना हरदम तैयार रहती है। हमें हमें अपने सेना पर गर्व है। और मैं बताऊं कैसे अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की सरकार को लीड कर रहे थे। मैंने उस समय में बता दिया कि भारतीय लोकतंत्र के सर्वोच्च प्रतीक संसद पर हमला हुआ, आपके लाल किले पर हमला हुआ जहां पर प्रधानमंत्री खुद झंडा फहराते हैं, जम्मू की कश्मीर की विधानसभा पे हमला हुआ, जम्मू के रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, आपके अक्षरधाम पे हमला हुआ, बंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए। और सुनाता हूं, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी 11 साल पहले, उस दिन ब्लास्ट हुआ था। उनके शुरुआती 10 वर्षों में 32 हमले हुए थे, जिसमें से 15 हमले कश्मीर में हुए थे। जब उन्होंने जो किया 9 जून को, अगर मुझे ठीक याद है तो पिछले साल शपथ ली थी, 9 जून के बाद उस जिस दिन शपथ ली थी उस दिन हमला हुआ, फिर कठुआ में हमला हुआ, फिर गांदरबल में हमला हुआ, फिर बारामूला में हमला हुआ, 5 हमले हुए लगातार। तो कौन सा आतंकवाद आप रोक पाए हो? कौन सी घुसपैठ आप रोक पाए हो? कौन सा पाकिस्तान पर आप लगाम लगा पाए हो? भारतीय सेना के अंदर इतना रंज और अफसोस कभी पैदा नहीं हुआ। कहा तो जा रहा था कि भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। अरे खुली छूट दे दी है तो हथियार वापस, तलवार वापस म्यान में कैसे गई? तलवार किसके कहने पर म्यान में गई? अमेरिका के कहने पर ना। जी राजेश जी, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान बाद आ जाएगा? हम तो बार बार कहते हैं कि वो तो उस कुत्ते की पूंछ की तरह, जैसे 12 बरस भी पोंगली में डाल के रखी है, जब निकालिए तो तिरछा का तिरछा ही निकलती है वो पूंछ जो है। हालात वैसे हैं, फिर आप भरोसा कर गए? क्या है, क्यों है? बस वो बार बार सवाल यही उठता है मन में। देखिए, अब इसका उत्तर, कई बार इंसान ऐसी स्थिति में होता है कि सच जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं वो अपने आप उजागर हो गया। पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? पाकिस्तान सुधरेगा नहीं कभी। हमने आतंकवादी बिल्डिंग नष्ट कर दी, हमने ढांचा नष्ट कर दिया। सवाल इस मानसिकता का है। मानसिकता को कौन नष्ट करेगा? हमें उस मानसिकता पर प्रहार करना था, और मानसिकता पर प्रहार करते तो हमें कम से कम 3 दिन और चाहिए थे। जब लग रहा था देश को कि हाँ, हम उस मानसिकताओं की, आसिम मुनीर कहीं गुफाओं में छुपे हुए थे, आसिम मुनीर का पता नहीं था, वहां की सेना में बगावत हो गई थी, मेरा ख्याल है शमशेर मिर्जा या शमशाद मिर्जा, ऐसा कुछ नाम है, जिनका नाम नए सेना अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान ने तय कर लिया था। ये भी आ रहा था तख्ता पलट हो सकता है, हम उस स्थिति में आ गए थे। बेनजीर के बेटे, कहीं तख्ता पलट हो सकता है, बेनजीर के बेटे को ऊपर ले आए, ऐसी भी सूचनाएं आ रही थी। बिलावल भुट्टो को हो गए। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम पहुंचे वहां पे, आज किसी अखबार ने लिखा है कि कश्ती डूबी, इसका गम न था, गम इस बात का है कि कश्ती जहां डूबी वहां पानी कम था। बहुत कम। तो ये बात है। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या? पहलगाम के लोग चले गए, फिर आप उद्दिवराम कर रहे हो, क्या मतलब है? दिल की बर्बादी के बाद उनका सलाम आया तो क्या? अरे आप बात कर रहे थे कि हम पेशावर तक नहीं छोड़ेंगे, आप कह रहे थे कि हम रावलपिंडी को नहीं छोड़ेंगे, आप कह रहे थे, अरे सारे एयरबेस आपने उड़ा दिए। अब भारतीय सेना की बहादुरी, वीरता, पराक्रम, शौर्य पर कोई शंका नहीं करता, सल्यूट है। लेकिन उनके हाथ और मुट्ठी मत बांधो भाई। जब आप खुली छूट देते हो तो खुली छूट देना भी जानो। बोलने से खुली छूट नहीं मिलती, खुली छूट दी जाती है। जैसे कि इंदिरा गांधी ने जनरल मानेकशॉ को दी थी, और जनरल मानेकशॉ ने इसका परिणाम देके दिखाया था। ऐसे जनरल फौजी हमारे पास हैं जो आज भी परिणाम दे सकते हैं। जनरल बीपी मलिक जैसे सेनाध्यक्ष हमारे बीच हैं। तो क्या कहा जाए, इसका उत्तर क्या दिया जाए कि पाकिस्तान कैसे सुधरेगा? पाकिस्तान सिर्फ एक भाषा जानता है, क्योंकि वहां फौज रूल कर रही है। तो फौज सिर्फ हथियारों की भाषा जानती है, हिंसा की भाषा जानती है, क्रूरता की भाषा जानती है।
लोकतंत्र की भाषा नहीं जानती, बुद्ध की भाषा नहीं जानती, शांति की भाषा नहीं जानती, मर्यादा की भाषा नहीं जानती। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। क्या मतलब है इस बात का? बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल यही करूँगा राजेश भाई। एक तो उठ रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, संसद का सत्र बुलाया जाए, 2 बातें ये हैं। और थर्ड वन, जितनी हमने बातें की, आपकी बातों से निकलता है या हम पाते हैं कि जैसे बहुत सारे इतने हमले, 32 हमलों की आपने ज़िक्र किया बीते 11 सालों में, नहीं मिले जवाब, तो ऐसे ही इसको भी भुला दिया जाएगा और साथ-साथ फिर वही जो राजनीति होती है, अभी बिहार का चुनाव, बिहार के अगले साल चुनाव, उसमें भरपूर इसका उपयोग किया जाएगा। सारा मिला के एक सम अप मैं चाहूँगा। देखिए, मैं मुझे शर्म आएगी कि अगर इसका कोई सियासी फायदा या सियासत से जोड़ा जाए या चुनाव इंतखाबात से इसकी तुलना की जाए। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ देश हित की बात है। पाकिस्तान नहीं मानेगा। आप मान के चलिए, पाकिस्तान 6 महीने, अब चूंकि 8,500 करोड़ रुपया भारत में, यानी पाकिस्तान का लगभग 13,000 करोड़ रुपया उनको मिल गया है। बाकी 11,500 करोड़ यानी पाकिस्तान की 16-17,000 करोड़ रुपया अभी उनको और मिल जाएंगे 28 किस्तों में। तो वो तो फिर सांप बिल में से फिर निकलेगा। आप किसी बहते हुए सांप, वो कहानी मालूम है ना आपको, सांप और साधु की। एक सांप बहते हुए जा रहा था, साधु ने उसको बचाया और उठा लिया और उसको पानी से निकाल दिया। उसने साधु के हाथ में काट लिया, साधु ने फिर उसको फेंक दिया। फिर साधु वो सांप बहने लगा, बोला बचाओ बचाओ, फिर उसने निकाला, फिर उसने साधु को दूसरे हाथ में काट लिया। तो ये फर्क होता है चरित्र का। ये चरित्र है पाकिस्तान का। वो बिना हथियार के, बिना हिंसा के, बिना टेरर के, बिना क्रूरता के, बिना मजहबी उन्माद के रह ही नहीं सकता। आपको मुकाबला करना है, और मुकाबला आप कैसे करेंगे, ये मुझे लगता है कि अभी ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा संजीव। कुछ दिन बाद फिर पाकिस्तान आपको मौका देगा। लेकिन कितने बार अमेरिका के गिड़गिड़ाओगे आप दरवाजे पे जाके? बंदर तो रोटी लेके भाग गया, बंदर ने टुकड़े डाल दिए, बंदर ने अपनी इमेज अच्छी बना ली। आज आपने देखा होगा, पुतिन ने कहा है कि हम और यूक्रेन आपस में बात करके युद्ध विराम कर लेंगे, आप श्रीमान दूर रहिए। हमारे मित्रों को झटका लगा है इस बात से। बहुत बहुत ये एक अफसोस हुआ है इस देश को। ये युद्ध विराम, ये ठीक है कि कुछ हिंसा, कुछ खून खराबा रुक जाएगा, लेकिन इस बार तो हम तैयार थे अपना बलिदान करने के लिए। एक हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने कहा कि मैं बॉर्डर पे जाना चाहता हूं। बताइए, इससे बात और अधिक क्या हो सकती है? पूरा मानस बना हुआ था, तैयार था, बना पूरा हुआ था। देश बार बार सपोर्ट नहीं करता आपको, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देश सदमे में है। सवालों के जवाब मिल पाएंगे। जैसा मैंने कहा, जैसे बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं, नहीं पता चलता कि 600 किलो आरडीएक्स कहां से आया था, या और चीजें ऐसी हैं। यहाँ भी ये कुछ दिन में भुला दिया जाएगा। देश वैसे भी उसकी जो हमारा जो एक मस्तिष्क पटल है, उसमें उसको धीरे धीरे वो उतरते चले जाता है हमारे उससे। जैन संजीव, ये आघात ऐसा लगा है कि ये मस्तिष्क से नहीं निकलेगा। जो आपके लैपटॉप में, जो सॉफ्टवेयर में, जो हार्ड ड्राइव में जो चीजें चली जाती हैं, वो आसानी से डिलीट नहीं होती। हार्ड ड्राइव अगर क्रैश कर जाए तो उसको उसको क्या कहते हैं, उसको वापस रिट्रीव करना आसान नहीं होता। तो ये चीजें हमारे हार्ड ड्राइव में, दिमाग के हार्ड ड्राइव में है। सॉफ्ट ड्राइव में होते तो शायद डिलीट भी हो जाती, तो जैसे कि अब तक होती रही हैं। ये घटना मुझे लगता है, बार बार हम कह रहे थे कि 71 के बाद 54 साल में पहली बार ऐसी नौबत आई है, तो ये हमारे हार्ड ड्राइव में है। 71 की घटना, हमने जो जीत हासिल की वो हमारे हार्ड ड्राइव में है। हमने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया था 1971 में, वो हमारे हार्ड ड्राइव में है। ये सॉफ्ट ड्राइव के हैं, बीच के पुलवामा भूल जाएं, पहलगाम भूल जाएं, उड़ी भूल जाएं, हम पठानकोट भूल जाएं, हम लाहौर संसद भूल जाएं, लाल किला भूल जाएं, अक्षरधाम भूल जाएं, सारे भूल जाएं। ये नहीं भूलेगा ये देश। बहुत अच्छी आपने एक पूरा समीक्षात्मक जो एक वो था, आपने कंप्लीटली उसको स्पष्ट कर दिया कि समझ ही नहीं आया कि ऐसी क्या मजबूरी थी। हम नहीं कह रहे थे, हम युद्ध के
सभी लोग खिलाफ थे, लेकिन जो आप ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे या जिस तरीके से आपको अवसर थे, तो ऐसे में शायद हम, मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं उसमें ये भी सार है कि कुछ जल्दबाजी कर गए या जो अमेरिका के दबाव में आ गए, इस तरीके का जो आपका है। निश्चित तौर पर जो बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब अब आने वाले वक्त में निकलेंगे, साफ होंगे कि पीछे आखिर निहितार्थ थे क्या। एक अच्छी और शानदार जो आपने चर्चा की हमारे साथ और हमारे दर्शकों को समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार राजेश बादल साहब। धन्यवाद संजीव। तो ये थे राजेश बादल साहब जो स्पष्ट कर रहे थे ये जो सीज फायर है के निहितार्थ उन्होंने समझाया, और कई चीजें जो बहुत सारे प्रश्न हैं जनरल वीपी मलिक साहब से लेकर तमाम जो सेना के पूर्व अध्यक्ष उठा रहे हैं, नहीं समझ पा रहा है देश, तो देखिए इसमें और आगे चीजें हैं, निकलती चली जाएंगी। और कहीं ना कहीं सवाल तो ये खड़ा हुआ ही है कि आखिर इतनी जल्दबाजी या अमेरिका के दबाव में हम आ क्यों गए। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ ऐसी चर्चा लेकर आप तक हाजिर होते रहेंगे। हमारा अनुरोध जो अंत में होता है, आपकी अपनी क्या राय है इस सीज फायर पर, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।